आयुष जी, आशुतोष सिंह तोमर जुड़े हुए हैं। उनको आप पैनल में ले लीजिए। आशुतोष सिंह तोमर। कर दिया सर। ओके। तो अब हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अमित जी, सर्वप्रथम आपका इस लोक पहल के आभासी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का का सृजन और उन्हीं का संकल्प है और सामाजिक जीवन में एक सकारात्मक हस्तक्षेप है। लोक पहल की मुख्य दृष्टि भारतीय राष्ट्रवाद को प्रखरता से प्रचारित और प्रसारित करना है। लोक पहल के 5 सैद्धांतिक अधिष्ठान हैं या 5 वैचारिक स्रोत हैं। पूज्य महंत अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पूज्य रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यह हम लोगों के सांस्कृतिक अधिष्ठान है। और इसी विचार के आधार पर लोक पहल अपना कार्य सामाजिक जीवन में करता है और लोक पहल के समस्त कार्यकर्ता बंधु भगिनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर बीके सिंह साहब हैं। उनके कुशल नेतृत्व में लोक पहल लगभग 2 वर्षों से अपनी राष्ट्रवादी यात्रा, सामाजिक जीवन की सह यात्रा और जीवंत यात्रा अत्यंत सचेष्टता के साथ संपादित कर रहा है। लोक पहल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सिद्धांतों का, उनके विचारों का और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग का लगातार अनुशीलन करता है और उसे जनता के बीच ले जाने का सदप्रयास करता है। इसी के साथ जो जन समस्याएं हैं उसको वैचारिक विमर्श का विषय बनाना लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। और इस कार्य को लोक पहल डॉक्टर वीके सिंह के नेतृत्व में, प्रोफेसर संतोष सिंह के नेतृत्व में, प्रोफेसर अवनीश पारफिरकर सर के नेतृत्व में, और इसके सबसे जो बड़े कर्ता धर्ता हैं प्रोफेसर आलोक चौहान के नेतृत्व में, जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में यह पूरा कार्य हो रहा है। और इस आभासी मंच की सज्जा, उसका तकनीकी सहयोग श्रीमान आयुष जी मेरठ से करते हैं। तो यह हमारे लोक पहल की संक्षिप्त प्रस्तावना और संक्षिप्त रूपरेखा। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ही वैचारिक विस्तार है। और योगी आदित्यनाथ जी का जैसे ही नाम आता है, यह नाम स्मरण हमारी स्मृतियों में जैसे ही आता है, एक प्रखर राष्ट्रवादी का चित्त, चिंतन और चरित्र सबके मन और मस्तिष्क में पौंध जाता है। राष्ट्रवाद की सबसे सशक्त धारा का नाम है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, और लोक पहल लगातार उसी को विस्तार दे रहा है। और लोक पहल यह विस्तार निस्वार्थ रूप से देता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का वैचारिक हस्तक्षेप है। और अनवरत प्रत्येक रविवार को अपनी जूम व्याख्यान माला से यह मंच सजता है और हम राष्ट्रवादी को एक नई ऊर्जा, एक नया स्पंदन, एक नई गति की, एक नई गत्यात्मकता और नव जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद एक सुसुप्त अवधारणा नहीं है, एक जागृत अवधारणा है, एक जागृत संकल्पना है। और इसी विषय पर राष्ट्र को और प्रखर करने के लिए, राष्ट्रवाद को और धारदार बनाने के लिए आज हमारे बीच अरुणाचल विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर, जिनका गांधी जीवन और दृष्टि पर गहरा अध्ययन और अनुशीलन है, आपके शोध का प्रिय विषय है,
और आपने अपने शोध को गुजरात विश्वविद्यालय से, केंद्रीय गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के गुजरात, केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय से आपने संपन्न किया है। आपका एक सशक्त हस्तक्षेप है राष्ट्रवाद और गांधीवाद पर। और आज हमारा जो विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, सावरकर और गांधी की अंतर्दृष्टि। राष्ट्रवाद एक भू सांस्कृतिक अवधारणा है और बहुत सहज सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद का जो आधार है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति है। बेबोलेनियन, मिस्र, कितनी सभ्यताएं इतिहास के गर्त में दफन हो चुकी हैं और वो इतिहास का विषय है, अनुसंधान का विषय है। बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, असीरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सब इतिहास के पृष्ठों में है। मिस्र आज भौगोलिक रूप से उसकी विद्यमानता है, लेकिन वह जो धर्म और संस्कृति और जीवन शैली थी वो मिस्र में दिखाई नहीं देती। यह गर्व का विषय केवल भारत भूमि को, भारत की पवित्र वसुंधरा को है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज की जो टेरिटरी है, आज का जो भू क्षेत्र है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक का ये जो भू क्षेत्र है वो भारत कहलाता है। और इस देश के नागरिक इस देश की वसुंधरा को अपना पवित्र भूमि मानते हैं, अपना मुकद्दस मकाम मानते हैं, अपनी पवित्र वसुंधरा मानते हैं और इसके प्रति एक भावनात्मक लगाव रखते हैं। इसी तरह, इसीलिए यह भू सांस्कृतिक अवधारणा हजारों वर्षों से यह सभ्यता और संस्कृति अपने अस्तित्व को अपने अंक में समेटे हुए है। आज भी जो हजारों वर्ष पहले गंगा घाटी की तलहटी में जिस वैदिक सभ्यता और संस्कृति का समारंभ हुआ था, उसके धर्मावलंबी आज भी हैं और बहुसंख्यक हैं। और कितने विखंडन, कितने आक्षेप, कितने आरोप और कितने अंतर्द्वंद के मध्य भी राम का रामत्व, कृष्ण का उत्कर्ष और शंकर का मानस जन जन में व्याप्त दिखाई देता है। तो ये भारतीय संस्कृति और उसके राष्ट्रवाद की प्रखरता है। और राष्ट्रवाद निर्मित होता है सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य से। इस वसुंधरा पर जितने लोग हैं वो एक हैं, एक बंधु और बांधव हैं। और यहाँ कभी भी वयस्क का चिंतन नहीं रहा। हमारी जो जीवंतता का, गतिशीलता का, गत्यात्मकता का जो आधार है वह आधार है भारतीय राष्ट्रवाद की निरंतरता, जीवंतता, गतिशीलता। इसीलिए इसमें एक गत्यात्मक ऊर्जा है, कभी ठहराव नहीं दिखाई देता है। यह कल कल छल छल प्रवाह, सांस्कृतिक और सभ्यता का प्रवाह प्रत्येक स्तर पर युग निरपेक्ष रूप से दिखाई देता है। इसके तत्व कभी अलग अलग रूपों में मुखरित होते हैं। राम के समय में अलग रूप में और भीमराव रामजी अंबेडकर के युग में दूसरे रूप में यह मुखरित हुआ है। लेकिन उसके मूल स्वर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, बल्कि अनवरत एक परिमार्जन दिखाई देता है। तो सृजन का शिल्प है भारत का राष्ट्रवाद और इसके दो आधार हैं। राष्ट्रवाद की कोई अपनी सीमा नहीं है। राष्ट्रवाद उत्कट विचारों के आधार पर इस भूमि की वंदना, इस भूमि की उपासना, इस भूमि पर साधना और इस भूमि पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रतिबद्धता का नाम है। और उसके दो लाडले राजकुमार हैं, सावरकर और गांधी। मौलिकता से ये मौलिक कुछ अंतर दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक स्वरूप में दोनों का राष्ट्रवाद एक है। वो कहीं सामाजिक अधिक दिखाई देगा, कहीं आध्यात्मिक अधिक दिखाई देगा, लेकिन उसकी दृष्टि में पूरी भारत की मंगल कामना और भारत की मंगल कामना के साथ विश्व के मंगल की आकांक्षा है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना है। तो ऐसी दो अंतर्दृष्टियां हैं। आक्षेप भी लगते हैं कभी सावरकर पर, कभी गांधी पर, लेकिन मैं समझता हूं कि ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें जो इन दो महान विभूतियों पर आक्षेप लगाते हैं। आज के वक्ता हम लोगों के बीच हैं और परिचय का क्रम संपन्न हो चुका है विषय पर। और मैं लोकपहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का विधिवत परिचय प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से
स्नातक के विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद में अपने विभिन्न उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद की ध्वज पताका लेके अनवरत संघर्ष की निरंतरता के साथ जुड़े हुए आशुतोष जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के अतिथि का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। आशुतोष। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आशुतोष। अपना वो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। भाई साहब, में थोड़ा भी शीतकालीन सत्र चल रहा है हमारा आरएसएस का, मैं वहां पर ठीक था ठीक तो ठीक ठीक। बाहर ओके 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 ओके। आप अपनी ऑडियो से ही अपनी बात रखिए। राष्ट्रीय सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान को समर्पित लोकपैल की सतत व्याख्यान माला में आज आमंत्रित वक्ता का नाम श्रीमान डॉक्टर अमित तिवारी जी है। आपका जन्म 10 अगस्त 1989 को ग्राम जसौली, पोस्ट पृथ्वीपुर, थाना मरदहा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आप श्री की पूजनीय माता पिता का नाम क्रमशः श्रीमती किशोरी देवी व श्री झुन्नू तिवारी जी है। आप श्री की स्नातक की शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से 2012 में संपन्न हुई और परास्नातक की शिक्षा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से 2014 में संपन्न हुई। आप श्री ने पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से 2022 में गांधी एंड नेशनलिटी ए स्टडी ऑफ ब्रिटिश इंडिया उप विषय पर पूर्ण की और आपने ICSSR से विभिन्न अवार्डों को प्राप्त किया और आपने छात्र जीवन में जो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा संचालित NSS में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। आपने BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से होने वाली विभिन्न संगोष्ठियों में अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करके अपने विचारों को प्रखरता से रखा और आपने विभिन्न पुस्तकों और अध्याय लेखन और रिसर्च आर्टिकल को अपने इंटरनेशनल जर्नल्स और नेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किया। आपकी एडिटोरियल पुस्तक आपकी प्रमुख है जिसका नाम है योग व विश्व शांति, और आपने एक पुस्तक है जिसमें आपने चैप्टर का लेखन किया भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य का प्रभाव, जिसमें आपके द्वारा एक अध्याय लेखन किया गया जिस अध्याय का नाम है भारतीय संस्कृति में योग और उसकी प्रासंगिकता। आपके कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से आपने महात्मा गांधी और राष्ट्रवाद, जैन दर्शन और विभिन्न हमारे देश से जुड़ी हुई विचारधाराओं को अपने जी श्रीमान डॉक्टर अमित जी के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी का राष्ट्रवादी दर्शन, जैन दर्शन द्वारा एकता की चुनौतियों का समाधान और भारत में राष्ट्रवाद की संकल्पना। आप वर्तमान में अरुणाचल विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं और साथ में आपने 10 अक्टूबर 2022 को वहां के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होकर उस पद को भी सुशोभित किया है। आप साथ में एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं और वर्तमान में आपको एक शोधार्थी को एक शोध निर्देशक के रूप में आप उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। आपने आज के अतिथि का बहुत विधिवत परिचय प्रस्तुत किया, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं का रेखांकन किया जिससे किसी विद्वान वक्ता के वास्तविकता का, उसके विद्वत्ता का, उसके वैदुष्य का परिचय होता है। अब मैं बिना किसी विघ्न और बाधा के आज के वक्ता को पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें श्रीमान डॉक्टर अमित तिवारी जी। धन्यवाद। इस आज के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पूरी आयोजन समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने विचारों को रखने का एक अवसर प्रदान किया। आज बहुत पावन दिन है, आज मकर संक्रांति का भी दिन है, तो मकर संक्रांति की भी हमारे आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति का पर्व यह भी सिद्ध करता है कि भारत कितनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। एक ही त्योहार को हम भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से मनाते हैं। तो आज के इस पावन पर्व की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
आदरणीय त्रिपाठी जी ने मेरे पूरे आज के जो पूरा वक्तव्य है उसका पूरा सार प्रस्तुत कर दिया। अब ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि मैं इसमें नया क्या ऐड करूँगा। तो फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जो थोड़ा बहुत अभी चूँकि मैं बहुत एक छोटा छात्र हूँ इस क्षेत्र में, अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे अध्ययन में और क्या कमियाँ हैं, आप लोगों के भी कुछ इस पर विचार मिले तो उसका भी मैं स्वागत करूँगा। मैं अपने इस वक्तव्य को बहुत ब्रॉड नहीं करूँगा, लगभग आधे घंटे का मैं समय लूँगा और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आएँ हमारे सामने, जिससे कि हमारी भी एक समझ है वो विकसित हो सके और डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के थोड़ा-सा मैं हस्तक्षेप करूँगा। यह एकल संवाद होता है और विभिन्न माध्यमों से इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। यह आपका एकाधिकार है और आपका ही वक्तव्य होगा। इसमें प्रश्न उत्तर की कोई हम लोग परंपरा नहीं डाले हैं। धन्यवाद। जी, जी। ठीक है। धन्यवाद भाई साहब सूचना के लिए, धन्यवाद। तो मैं आज के अपने इस वक्तव्य का प्रारंभ करता हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, सावरकर और गांधी की अंतर्दृष्टि। अ, मेरा अपना अभी तक का जो अध्ययन है, उसमें मैं अभी तक इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारतीय राजनीति चिंतन को प्रभावित करने वाले त्रिमूर्ति जिन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास या भारतीय राजनीतिक चिंतन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम उस त्रिमूर्ति की बात करें तो उसमें एक आते हैं विनायक दामोदर सावरकर, दूसरे आते हैं गांधी, तीसरे आते हैं बी आर अम्बेडकर और इन तीनों ने ही मैं अपने बातों को इस तरह से रखूँगा कि जो एक परसेप्शन है और जो एक रियलिटी है, इन दोनों को मैं लेकर के चीज़ों को यहाँ पे रखना चाहूँगा। सावरकर आज की जो हमारी समझ है, आज की जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो इस तरह से सावरकर को रिप्रेजेंट करती है कि सावरकर हिंदुत्व के चैंपियन हैं और हिंदुत्व की राजनीति पूरी या हिंदू राजनीति के पुरोधा हैं विनायक दामोदर सावरकर। उसी तरीके से गांधी को लोग धर्मनिरपेक्ष राजनीति का पुरोधा मानते हैं और मानते हैं कि भारत में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, तो वहाँ गांधी सबसे पहले आते हैं। वहीं तीसरे जो त्रिमूर्ति हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कि दलित राजनीति का आज चैंपियन माना जाता है और पूरी जो दलित राजनीति है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इस तरीके से जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो 3 त्रिमूर्ति हैं, उनमें से 3 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, विनायक दामोदर सावरकर और महात्मा गांधी के ऊपर। बहुत मुश्किल है जस्टिस कर पाना, न्याय कर पाना और एक ऑब्जेक्टिव वे में इन तीनों के ऊपर रखना, दोनों के ऊपर अपने विचारों को रखना। क्योंकि समस्या ये है कि जो विचारधारा का एक जो विभाजन है, वो इन दोनों पर ही आरोप-प्रत्यारोप करता चलता है। मैं कोशिश करूँगा कि जो एक ऑब्जेक्टिव मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के विचारों को, उसको लेकर के मैं रखूँ और क्या आज की आधुनिक राजनीति में किस तरीके से इन दोनों की विचारों का समन्वय है, किस तरह से उनका प्रयोग है, उस पर मैं अपने विचारों को रख सकूँ। अ, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि गांधी को लोग धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन कहते हैं और सावरकर को हिंदुत्व का चैंपियन। लेकिन मैंने अपने अध्ययन में ये पाया कि गांधी जितने धार्मिक व्यक्ति हैं या धर्म जितना सेंटर में गांधी के है, अ, सावरकर के सेंटर में उतना धर्म नहीं है। सावरकर के राजनीतिक चिंतन में संस्कृति ज़्यादा महत्व रखती है। जैसे सावरकर बात करते हैं, जैसे हम हिंदू और हिंदुत्व के अगर डिफरेंस को सावरकर के समझेंगे, तो हम ये पाते हैं कि किस तरीके से सावरकर का हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग-अलग है। लेकिन हम मूल विषय पर आने से पहले थोड़ा हम राष्ट्रवाद को लेकर के अपने विचार को रखेंगे। अ, आप लोग बहुत विद्वान हैं राष्ट्रवाद पर, आप लोगों की समझ मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके कार्यक्रम में बहुत से ऐसे हमारे श्रोता जुड़े होंगे जिनको राष्ट्रवाद की समझ को थोड़ा-सा और मतलब जानना चाह रहे होंगे, उसके बारे में उत्सुकता उनके मन में होगी। तो आदरणीय त्रिपाठी जी ने राष्ट्रवाद को लेकर के अपने मतलब चीज़ों को रखा। मैं
किसी परिभाषा पर नहीं जाऊंगा, अपनी एक छोटी सी मैंने समझ विकसित की है राष्ट्रवाद को लेकर, उसको मैं रखता हूँ कि राष्ट्रवाद की विचारधारा राष्ट्र के नागरिकों द्वारा राष्ट्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद को देखता हूँ। राष्ट्रवाद को लेकर के बहुत तरीके के विचार हैं, और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब कैसे हुई, किस परिप्रेक्ष्य में हुई, इसको भी लेकर के इतिहासकारों में और राजनीतिक चिंतकों में बहुत ही ज्यादा एक दफा हमको देखने को मिला है। अगर हम भारतीय इतिहास लेखन राष्ट्रवाद पर देखें तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को लेकर भारत में दो तरीके के विचार रखे गए हैं। एक जो ओरिएंटलिस्ट विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्राचीन काल से ही देखने को मिल जाते हैं, और वो दुनिया के हर हिस्से में, चाहे हम रोमन एम्पायर को ले लें, चाहे हम ऑटोमन एम्पायर को ले लें, चाहे हम भारतीय संस्कृति को ले लें, सब में कहीं ना कहीं उस तरीके की इमेज देखने को मिलते हैं। तो ये राष्ट्रवाद की जो भारतीय राष्ट्रवाद की जो एक ओरिएंटलिस्ट विचारधारा है वो जानती है कि भारत में राष्ट्रवाद प्राचीन काल से ही रहा है। और मौर्यन एम्पायर को ले लें या हम गुप्ता एम्पायर को ले लें, जो उनका सेंट्रलाइजेशन है या जो उनकी एक ऑटोनॉमी है स्टेट की, उस स्टेट की ऑटोनॉमी में हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के छवि को हम पाते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद की संकल्पना जो है वो काफी प्राचीन है। लेकिन वह विचारक जो राष्ट्रवाद को आधुनिक अवधारणा में देखने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादातर पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हैं, या आधुनिक जो मार्क्सवादी विचारक हैं उनके विचारों से प्रभावित हैं, या जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स हैं उनके विचारों से प्रभावित हैं, जिनका ये मानना है कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति यूरोप में 18वीं 19वीं सदी में हुई, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में हुई जबकि यूरोप में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, और उन आर्थिक परिवर्तनों के कारण और जो नेपोलियन के यूरोप में जो आक्रमण हुए, और नेपोलियन ने पूरे यूरोप के डेमोग्राफी को, यूरोप के बिल्कुल मैप को, पॉलिटिकल मैप को बिल्कुल बदल दिया। तो उस 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 अटैक के द्वारा जो रीसेट किया गया पूरे यूरोप के, यूरोप में जो राज्य जो बनाए गए, नए नए राज्य बनाए गए, पॉलिटिकल यूनिट्स बनाए गए, वहां से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। तो इस विचार को मानने वाले भी कुछ ऐसे विचारक हैं जो कि राष्ट्रवाद के विचारधारा को 18वीं 19वीं सदी की उपज, यूरोपीय उपज मानते हैं। और भारत में भी हम जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन को देखते हैं, या हम जब कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के इतिहासकारों को जिन्होंने भारत पे लिखा है उनको हम देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इसी सिद्धांत को मानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति है वो हम 18वीं 19वीं सदी के यूरोप से ही हमने आयातित किया है। और ब्रिटिश शासन की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने उन पॉलिसीज ने भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अपना एक योगदान दिया। लेकिन ये कहना कि हम यूरोपीय जो विचार है, पाश्चात्य विचार राष्ट्रवाद को लेकर के, मुझे लगता है कि वो थोड़ा संकीर्ण लिया गया है। उसको हम सिर्फ दो दृष्टिकोण से उसमें दिखता है। एक तो उसका आर्थिक पक्ष दिखता है, जो कि ये कहता है कि यूरोप में जो रेनेसा के बाद जो आर्थिक परिवर्तन हुए उसके कारण राष्ट्रवाद हुआ, और दूसरा एक यूरोप में राजनीतिक जो परिवर्तन हुए नेपोलियन के युद्ध के बाद में, उसको देखता है। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद इन दो के अलावा भी है, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसको हम धार्मिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसको हम एक अपना सभ्यता से संबंधित राष्ट्रवाद कहते हैं। और वो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं भारत में बहुत प्राचीन काल से ही हमको देखने को मिल जाता है। और इसीलिए भारत के जो भी राजनीतिक चिंतक हैं, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो चाहे वो गांधी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, ये सभी भारत की प्राचीन गौरव की बात करते हैं, भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की बात करते हैं। तो उस तरीके से वो राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। हेलो भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। डॉक्टर अमित जी बोलिए। तो जी जी, मैं आवाज आ रही है ना सर? हाँ बिल्कुल, बहुत स्पष्ट। जी जी।
तो अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर, गांधी एवं सावरकर के राष्ट्रवाद पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब आप अगर हम अपना वो ऑडियो भी वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी, गांधी और सावरकर के राजनीतिक चिंतन पर उनके समय और उनके समाज के माहौल का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम सावरकर को देखें तो जिस तरीके से बंगाल का विभाजन 1904 में होता है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना के द्वारा जिस तरीके से हम एक सांप्रदायिक विचारों को प्रेरित करने का ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, वो कहीं न कहीं एक ऐसे लोगों के मन में जो लोग कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना इमरजेंस उनका हो रहा था, उनके मन में एक शंका पैदा करता है। भारतीय हिंदू जो युवा है उसके मन में ये शंका पैदा करता है कि कहीं न कहीं ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो एक मुस्लिमों के संरक्षण देने का कार्य कर रही हैं। और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो कहीं न कहीं जो हजारों सालों से जो हिंदू गुलाम रहा है पहले मुस्लिमों द्वारा फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा, अगर इसी तरीके की पॉलिसीज चलती गई तो फिर दोबारा कहीं न कहीं हम उसी परिप्रेक्ष्य में रह जाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की महसूस की गई सावरकर और उस समय के जो चिंतक थे, चाहे वो तिलक हो या बिपिन चंद्रपाल हो, इन लोगों के द्वारा ये महसूस किया गया कि हमें कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक उत्थान की बात करनी होगी, अपने कल्चर की बात करनी होगी, अपने सभ्यता संस्कृति की बात करनी होगी। तो इस माहौल में एक सावरकर का राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है या सावरकर के राजनीतिक विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरा, अगर हम गांधी को देखते हैं तो गांधी की राजनीतिक दृष्टिकोण जो उत्पन्न होता है वो अफ्रीका में ज्यादा ये शेप लेता है। अफ्रीका में जब गांधी जाते हैं वहां जाने बाद में एक केस के सिलसिले में वहां पर एक मुस्लिम के कांटेक्ट में आते हैं, वहां की इश्यूज को लेकर के अपने विचारों को और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहीं न कहीं वहां पर गांधी के सामने अफ्रीका में उस तरीके की सांप्रदायिक इश्यूज बहुत ज्यादा खड़े नहीं होते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में गांधी कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से भारत में रह करके सावरकर और उस समय के जो विचारक हैं भारत के, चाहे वो तिलक हो या बिपिन चंद्रपाल हो, ये लोग जिस तरीके से देख पाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं न कहीं दोनों का जो एक विचार है वो उसमें हमें एक अंतर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं कुछ बिंदु हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, इनके लाइफ एंड करियर पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। हम बहुत शॉर्ट में हम कुछ बिंदुओं के द्वारा इन दोनों के विचारों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम देखें सावरकर के पूरे जीवन को, तो हम सावरकर के पूरे जीवन को 3 भागों में बाँट सकते हैं। जैसे पहला जो समय है सावरकर का, वो उनके जन्म से लेकर के और 1911 तक के समय को हम लेते हैं। और इस चरण में हम ये पाते हैं कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में और एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय तक सावरकर का जो विचार होता है वो कहीं न कहीं एक कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। वो एक हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के विचारों को लेकर के चलने वाला होता है। और इसी समय में 1909 में सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस लिखते हैं। और इसी समय अगर हम देखें 1909 में, 1909 का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सावरकर के पर्सपेक्टिव में भी और गांधी के पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि 1909 में गांधी लिखते हैं हिंद स्वराज और सावरकर लिखते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों के विचारों को समझने का एक जो की जो हमको एक सोर्स मिलता है वो 1909 में मिलता है। और हिंद स्वराज जो है वो गांधी के कहीं न कहीं जो पूरा राजनीतिक चिंतन है या उनकी सभ्यता को लेकर के, पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के उनके क्या विचार हैं, किस तरीके से वो वेस्ट की सभ्यता को क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारी चीजें हमको इस सन में देखने को मिलती हैं। इस समय में जो सावरकर हैं वो अपना जो भी सोशल रिफॉर्म वगैरह है उसके लोग बात करते हैं। फिर हम दूसरा जो इनका टाइम पीरियड शुरू होता है सावरकर का, वो 1911 से लेके 1937 तक का समय होता है। और 1911 से 1937 तक की कालावधि है।
समयावधि में सावरकर को 50 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। सावरकर सौभाग्य से उस कारावास से मुक्त होते हैं और फिर वापस सक्रिय राजनीति में आते हैं। आकर के वो सामाजिक कार्यों को करते हैं। समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, रत्नागिरी वापस आने के बाद में वो समाज में व्याप्त बुराइयों पर काम करते हैं। पतित पावन मंदिर का बनाते हैं। जाति प्रथा को तोड़ने की बात करते हैं। रोटी बेटी के संबंध की बात करते हैं। अंतरजातीय विवाह की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1911 से लेकर 1937 तक का जो सावरकर का जो एक पूरा समय अवधि है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सुधारों को लेकर के, और इसी समय में हम देखते हैं कि सावरकर जो है वो हिंदू महासभा के भी 7 वर्ष तक अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सावरकर की राजनीति आगे बढ़ती है। सावरकर का जो तीसरा फेज है 1937 से लेकर के और उनके जीवन के अंतिम समय तक का, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए और फिर बाद में उनके जो हिंदुत्व को लेकर के उनके जो विचार हैं उससे प्रभावित होकर के और उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर के चलते हुए डॉक्टर श्री केशव बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना की। और सावरकर ने संघ को एक हम ये कह सकते हैं कि वैचारिक प्रेरणा देने का कार्य किया और उस तरीके से सावरकर ने संघ के निर्माण में अपनी एक इनडायरेक्ट भूमिका निभाई। तो ये हम देखते हैं कि ये सावरकर का एक जो समय है और उनकी जो कार्य हैं वो हैं। अब हम आते हैं सावरकर और गांधी का एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि तुलना तो नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों अपने आप में ही अलग अलग व्यक्तित्व हैं। दोनों के सोचने समझने का, समाज को देखने का, दोनों के भारत के भविष्य को देखने का नजरिया अलग अलग है। फिर भी कुछ चीजों में हमें साम्यता दिखती है, कुछ चीजों में हमें ये दिखता है कि जैसे कुछ विषयों को लेकर के उनके कार्य सेम हैं, लेकिन उन चीजों को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर हम धर्म के संबंध में अगर हम दोनों का विचार देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जहां गांधी धर्म के दार्शनिक पक्ष पर ज्यादा महत्व देते हैं और जो हिंदू धर्म की जो मूल भावनाएं हैं उस पर गांधी ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। गांधी कर्मकांड के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदू धर्म पर उनका फर्म फेथ है। हिंदू धर्म का जो सह अस्तित्व की जो भावना है उस पर गांधी पूरी तरीके से बिलीव करते हैं। जो गांधी के लिए जो धर्म है, हिंदू धर्म है, वो स्पिरिचुअल और मोरल गाइड की तरह कार्य करता है। और श्रीमद् भागवत गीता की जिस तरह से गांधी व्याख्या करते हैं या गांधी के लिए रामायण का जो महत्व है या जो गांधी राम राज्य की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी की धर्म में अटूट आस्था को प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ अगर हम सावरकर को देखें तो सावरकर ने धर्म और संस्कृति को दो अलग अलग स्टेज पर रख करके समझने की कोशिश किया है। और अगर हम देखें तो सावरकर हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति दोनों में अंतर करते हैं। अंतर यह है कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, सावरकर के अनुसार हिंदू धर्म जो है वो हिंदू संस्कृति का एक छोटा सा अंग है। और अगर हम सावरकर के हिंदू की संकल्पना को देखें तो सावरकर का हिंदू का संकल्पना बहुत विशाल है। उसमें सावरकर ये कहते हैं कि भारत में जो इंडिक रिलीजियंस हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, या जो पंथ हैं, चाहे वो आर्य समाज हो या लिंगायत समाज हो या अन्य जो भी पंथ हैं, वो सब हिंदू फोल्ड में ही आते हैं। हिंदू टर्म के अंदर ही वो सब समाहित है। और जो हिंदू धर्म है वो भी उसी जो टर्म है उसी में वो समाहित हो जाता है। और सावरकर का ये जो एक ब्रॉडर एरिया है हिंदू टर्म का, वही उनका हिंदुत्व की बात करता है। सावरकर जो है इस चीज को लेकर के सावरकर बात करते हैं एक जो भूभाग का है, भूभाग से इन द सेंस कि सावरकर ये कहते हैं कि जो सिंधु भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है, जिनकी साझा संस्कृति है, जिनके साझा कल्चर हैं, भले ही समय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपनी मान्यताओं को बदल लिया, भले ही उन्होंने अलग पंथ बना लिए, लेकिन उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम हैं, उनके जो पूर्वज जो हैं वो सेम है, उनको जो पुरानी मान्यताएं हैं वो सेम है और वो सभी हिंदू हैं।
उन सबको वो हिंदू मानते हैं। और हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म को लेकर के सावरकर ये मानते हैं कि हिंदू धर्म जैसे हिंदू धर्म ऐसा हो गया कि जैसे हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, तो ये अलग-अलग एक मान्यताएं हो गई। लेकिन जो एक लार्जर हिंदू है, वो एक सांस्कृतिक पक्ष है। वो उसका सांस्कृतिक पक्ष में सभी आ जाते हैं। उनका रहन-सहन आ जाता है, उनकी भाषा आ जाती है, उनकी जीवन शैली आ जाती है, सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हिंदुत्व है और जो हिंदू है, वो दोनों अलग-अलग है सावरकर के लिए। सावरकर ने हिंदू धर्म की जो व्याख्या की है वो एक छोटा-सा हिस्सा है सावरकर के हिंदुत्व का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सावरकर ने हिंदू और हिंदुत्व में अंतर किया है। और जिस तरह से गांधी हम देखते हैं कि धर्म को बिल्कुल पकड़ करके चलते हैं, उसी तरीके से गांधी के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण सावरकर के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सावरकर का जो धर्म है वो थोड़ा नास्तिकता को लेकर के, जैसे हम देखते हैं कि जैसे गाय के संरक्षण को लेकर के गांधी जी गाय के संरक्षण पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और गांधी मतलब ये मानते थे कि गाय पवित्र है और उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। जबकि सावरकर का ऐसा नहीं था। सावरकर कहते थे कि वो भी एक अन्य जानवरों की तरह ही एक जानवर है। और उसको हमें बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम देखें जैसे जाति प्रथा को लेकर के, तो जाति प्रथा को लेकर के भी हम देखते हैं कि सावरकर और गांधी के विचारों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि गांधी जाति प्रथा को स्वीकार करते थे, हालाँकि गांधी ने जाति प्रथा पर आधारित बुराइयों को स्वीकार नहीं किया। जैसे जाति प्रथा में आधारित छुआछूत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने छुआछूत के खिलाफ काम किया। सावरकर ने भी हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, हिंदू समाज की जो बुराइयाँ थी उसको निकालने का कार्य किया। जाति को लेकर के सावरकर के जो विचार हैं वो काफ़ी हद तक अम्बेडकर से मिलते-जुलते हैं। अम्बेडकर से मिलते-जुलते होने का तात्पर्य है कि सावरकर ये मानते हैं कि इस जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इस सावरकर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब सारे हिंदू जाति के मानने वाले लोग अपने आप को एक हिंदू के रूप में आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए जो हिंदू एकता है, हिंदू एकता के सामने सावरकर सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं इस जाति प्रथा को। और इस जाति प्रथा पर आधारित जो बुराइयां हैं उसको सबसे अधिक चैलेंजिंग मानते थे। और इसलिए सावरकर का ये मानना था कि इस जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे वो इंटर डाइनिंग की बात हो या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस की बात हो, इन इन सब को लेकर के सावरकर के विचार बहुत हद तक जिस तरह से अम्बेडकर ने सामाजिक सुधारों की बात की, उसी तरीके से सावरकर भी सामाजिक सुधारों की बात करते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि धर्म को लेकर के जाति को लेकर के गांधी जाति को सस्टेन करने पर विश्वास करते हैं। और गांधी का जो मेन उद्देश्य था जाति को समर्थन करने का, वो ये था कि गांधी का ये मानना था कि जाति जो है वो हमें कहीं न कहीं जॉब सिक्योरिटी देता है। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक कारपेंटर के फैमिली में पैदा हुए हैं, तो हम पीढ़ियों से उसी को देखते चले आ रहे हैं। और उस काम में हम बहुत आसानी से पारंगत हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर हम अपने जो फोर फादर्स के कार्य हैं, अगर हम उसको करें तो हमें उसमें मास्टरशिप बहुत जल्दी मिल जाएगी, उसमें हम जल्दी पारंगत हो जाएँगे। और इस सेंस में गांधी ये कहते हैं कि हाँ, कास्ट सिस्टम अच्छा इस सेंस में है क्योंकि कहीं न कहीं ये हमको एक जॉब सिक्योरिटी देता है। हालाँकि गांधी ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते हैं। गांधी इस बात के भी समर्थक हैं कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जाति के कार्यों से निकल कर के ऊपर के श्रेष्ठ जाति के कार्य को कर सकता है, तो उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन सावरकर का ये मानना था कि जाति की ज़रूरत ही नहीं है, जाति को बिल्कुल इरेडिकेट कर दो, जाति को खत्म कर दो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सावरकर और गांधी का पूरा एक विचार इससे चलता है। दूसरी चीज़ आती है धर्म में राजनीति के महत्व को लेकर के। तो अगर हम देखें गांधी का विचार धर्म में राजनीति को लेकर के, तो गांधी ये मानते हैं कि राजनीति में धर्म का बहुत विशेष योगदान है। और राजनीति को धर्म के सिद्धांतों के द्वारा गाइड होना चाहिए, धर्म के प्रिंसिपल्स के द्वारा गाइड होना चाहिए।
क्योंकि धर्म जो है वो हमको नैतिकता सिखाता है, धर्म जो है वो हमको एकता सिखाता है, धर्म जो है वो हमको लोगों के प्रति सौहार्द, मोरल मोरल गाइड की तरह कार्य करता है, स्पिरिचुअल गाइड की तरह कार्य करता है। और अगर हम धर्म के प्रिंसिपल्स के द्वारा अपनी राजनीति को लीड करेंगे, तो हम कहीं न कहीं पाप करने से बचेंगे, कहीं न कहीं हम गलत कार्य को करने से बचेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जो हैं वो धर्म को राजनीति में यूज़ करने का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। अगर हम सावरकर के विचार को देखें कि धर्म और राजनीति के संबंध के परिप्रेक्ष्य में, तो हम ये पाते हैं कि सावरकर का जो एक हिंदू है, जिसमें कि एक ब्रॉडर टर्म हिंदू का, जिसमें कि बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, जिसमें कि जैन भी आ जाते हैं, जिसमें कि सिख भी आ जाते हैं, और जिसमें कि अनेकों पंथ भी आ जाते हैं, जो इंडिक रिलीजन्स है वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो और वो एक सांस्कृतिक रूप जो लेता है, जिसको कि हिंदुत्व सावरकर कहते हैं। तो सावरकर उस हिंदुत्व को राजनीति में यूज करने की बात करते हैं, और सावरकर इसी सेंस में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सावरकर ये नहीं कहते हैं कि जो हिंदू धर्म जो प्रचलित है उसको हम राजनीति का मूल स्रोत माने, बल्कि सावरकर ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व है उसको हम राजनीति का मूल स्रोत मान लें, और उसके सिद्धांतों को लेकर के हम आगे चलते रहें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सावरकर जो हैं वो राजनीति में धर्म के सांस्कृतिक हिस्से को महत्व देते हैं, जबकि गांधी का धर्म के जो दार्शनिक पक्ष है उसको ज्यादा प्रेफरेंस गांधी देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि अन्य धर्मों पर क्या विचार हैं गांधी और सावरकर के, तो हम ये पाते हैं कि गांधी अन्य धर्मों की यूनिटी की बात करते हैं। जैसे गांधी के लिए गांधी को मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हम इस बात पे एक दो राय रख सकते हैं कि क्या गांधी यथार्थवादी थे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। लेकिन अगर हम इस चीज को देखते हैं कि गांधी किस तरीके से अन्य धर्मों की बात करते हैं, तो गांधी का ये कहना है कि सारे धर्म एक तरीके से हैं, सभी यूनाइट हैं, उनको हम सबको हम एक साथ लेकर के चलें, और जो भारत होगा वो सभी धर्मों के लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होगा। लेकिन सावरकर जो है, सावरकर का इस मामले में थोड़ा सा गांधी से भिन्न विचार है। गांधी ये कहते हैं कि जो स्टेट है और जो नेशन है, अगर हम थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है। हालांकि विद्वत जन हमारे बीच में है, लेकिन फिर भी जो हमारे ऐसे बंधु हैं जिनको इसके बारे में डिफरेंस नहीं पता है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और जो नेशन है वो एक कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, उसमें सारे चीजें समाहित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सावरकर ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसमें सब रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या जो हो, सब रह सकते हैं, सबके लिए है ये स्टेट, सबके लिए है, पॉलिटिकल चीजें सबके लिए हैं। लेकिन जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है, वो कल्चरल एस्पेक्ट जो हिंदू राष्ट्र है, वो एक जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है वो सिर्फ हिंदू के लिए होना चाहिए, और उसको इसमें प्रिविलेज मिलना चाहिए, उसको उनको इसमें महत्व मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सावरकर जो हैं वो एक तरीके से इसके मतलब सांस्कृतिक पक्ष को ज्यादा लेकर के चलते हैं। और सावरकर दो दो चीजें कहते हैं। एक जो है, सावरकर ये कहते हैं कि भारतीय धर्म और भारत में प्रैक्टिस होने वाले धर्म। भारतीय धर्म जो है वो धर्म है जो कि भारत में ही जिनका आविर्भाव हुआ है, भारत में जिनका विकास हुआ है, भारत में जो फले फूले हैं, पनपे हैं। जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदुइज्म की बात करते हैं वो। और दूसरे वो धर्म हैं जो कि सिमेटिक रिलीजन हैं, जो भारत में नहीं आए हैं, जो कि भारत के बाहर जिनका आविर्भाव हुआ है, लेकिन समय परिस्थिति के साथ वो भारत के कांटेक्ट में आए, चाहे वो आक्रांताओं के द्वारा आए हों, या ब्रिटिशर्स के द्वारा या यूरोपियंस के द्वारा एक ट्रेड के करने के लिए आ गए। बाद में उन्होंने अपने कल्चरल डोमिनेंस यहाँ पे स्थापित किया, पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित किया। तो इस तरीके से भारतीय धर्म और भारत में प्रयोग होने वाले धर्म, इन दोनों पर सावरकर ने एक भेद किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अन्य धर्मों पर जो विचार हैं दोनों के, इस तरीके से थोड़े से इनमें हम भिन्नता देखते हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर के अगर हम देखें कि सांप्रदायिकता पर दोनों के क्या विचार हैं, तो सांप्रदायिकता को लेकर के गांधी के जो विचार हैं और सावरकर के विचार हैं, मैं अभी तक
हालांकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरा अभी तक का ये निष्कर्ष ये है कि सावरकर सांप्रदायिकता में गांधी सांप्रदायिकता में कुछ ज्यादा कल्पनाशील हो गए। गांधी सांप्रदायिकता के प्रश्न को बहुत ज्यादा डीप नहीं समझ पाए। उनको ये लगता था कि नहीं, सब ठीक है, हम सारी सिचुएशंस को सॉल्व कर लेंगे भविष्य में, और सांप्रदायिकता जैसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। लेकिन सावरकर जो है वो सांप्रदायिकता को लेकर के या सांप्रदाय को लेकर के बहुत यथार्थवादी थे। और उनको ये था कि अगर हम इस चीज को अभी अगर हम नहीं समझते हैं, इस पर अभी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो शायद भविष्य के लिए हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। और हम ये देखते हैं कि बाद में चल करके एक विभाजन का, भारत के विभाजन का एक कारण भी बना, सांप्रदायिकता ही एक कारण बनी। तो इस सेंस में सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के कहीं ना कहीं गांधी के जो एक विचार है वो इस तरीके से देखे जा सकते हैं कि गांधी मतलब एक सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के ज्यादा चलते, सिद्धांतों को लेकर के बहुत ज्यादा चलने वाले व्यक्ति थे। और उसके रिपरकेशंस क्या होंगे, उसके भविष्य में परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर के गांधी बहुत विचार नहीं करते थे। जबकि सावरकर का जो था, वो सावरकर इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि नहीं, भारत एक जो स्टेट है, इंडिया जो एक स्टेट है, उस स्टेट में तो रह सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब रह सकते हैं, सबको रहने का अधिकार है। लेकिन जो भारत एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जो एक प्रिविलेज है वो हिंदू के लिए ही होनी चाहिए, हिंदू ही उसमें मतलब अपर हैंड उनको मिलना चाहिए। और सावरकर ने इस जगह पे जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस सावरकर स्तर के प्रति जो दो विचार हैं, वो ये है, एक पितृ भूमिका और दूसरा पुण्य भूमिका। सावरकर ये कहते हैं, सावरकर यथार्थवादी इस सेंस में है क्योंकि सावरकर ये कहते हैं कि पितृभूमि का मतलब ये होता है फादरलैंड या मदरलैंड की हम बात करते हैं। जैसे कि हमारी मातृभूमि भारत है और हमारी पुण्य भूमि भी भारत है। हम हमारे जो हिंदू, सावरकर ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व है या जो हिंदुत्व को मानने वाले जो धर्म है, वो भारत मतलब उनकी पुण्य भूमि भी भारत है और उनकी पितृभूमि भी भारत है। लेकिन सावरकर बहुत ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स पर या इंडिक रिलीजन फॉलोअर्स पर विश्वास इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ये मानना था कि मुस्लिम भारत को पितृभूमि तो मान सकते हैं, हो सकता है कि वो पितृभूमि भारत को स्वीकार कर लें, लेकिन पुण्य भूमि के लिए वो हमेशा दूसरी तरफ देखेंगे। उनका जो विचार होगा वो अरब तरफ ही होगा, पुण्य भूमि के लिए वो हमेशा की तरह ही देखेंगे। और अगर हम इसको थोड़ा सा आज के समय से रिलेट करें तो हमें लगता है कि सावरकर इस मामले में बहुत सही जज करता है, उस समय की परिस्थितियों को सही इसलिए जज कर पाए क्योंकि हम जैसे कुछ हालिया घटनाओं को देखें कि सर कलम कर देने वाले जो घटनाएं हुई या इंशाअल्लाह जैसी जो घटनाएं हुई, वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट भी करती हैं कि वास्तव में वो भारत को अपना पितृभूमि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन पुण्य भूमि तो वो नहीं ही मानेंगे। पुण्य भूमि के लिए तो वो बस बाहर की तरफ ही देखेंगे, वो अरब की तरफ ही देखेंगे। तो इसलिए इस मामले में सावरकर जो थे सांप्रदायिकता के प्रश्न पर या हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रश्न पर बहुत यथार्थवादी थे। उनका जो विचार था वो बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत यथार्थ चीजों को लेकर के मतलब लिए हुए था। उसी अगर हम एक अपने लास्ट उस पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अक्सर ये चाहे गांधी के आलोचक हों, चाहे सावरकर के आलोचक हों, या मतलब भारतीय जो पूरा एकेडमी मतलब एकेडमिया है, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने पे तुल जाती है कि सावरकर जो विचार हैं यूटोपिया कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब कुछ कनेक्टिविटी समस्या है, तो आप माइक को चालू रखिए, ऑडियो और वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए तो आवाज ठीक आएगी। देखिए
ठीक डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, अब आप जी। आवाज साफ है, क्लियर है। जी, जी, धन्यवाद। तो अगर हम ये देखें कि क्या इन इन दोनों ही विचारकों के जो राजनीतिक या सामाजिक चिंतन है, क्या वो यूटोपियन है? जैसे अक्सर ये आरोप लगता है कि सावरकर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो संभव ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। आप जाति को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे हम मतलब जाति की जो एक सत्यता है, उसको हम कैसे इग्नोर करेंगे? जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं और कैसे हम हिंदू को एक कह सकते हैं? तो मेरा अपना ये विचार है कि इनके जो भी राजनीतिक चिंतन है, चाहे सावरकर हो या गांधी के, वो काल्पनिक नहीं है, यूटोपियन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज के समय की समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हो गई हैं कि हम कहीं न कहीं उस एम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और जो इनके जो विज़न थे भारत को लेकर के, उस विज़न को हम कहीं न कहीं हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कुछ राजनीतिक, सामाजिक मजबूरियाँ हैं। जैसे मैं एक बार एक गृह मंत्रालय के एक सचिव हैं, उनसे मेरी एक मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस में। तो मैं गांधीयन स्कॉलर था, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया कि क्या अमित जी आपको लगता है कि गांधी के जो विचार हैं, आज के टाइम में भी प्रासंगिक हैं? तो मैंने कहा कि सर अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें तो शायद मुझे लगता है कि आज के समय में प्रैक्टिकल तो नहीं है। क्योंकि हम कैसे अहिंसा की बात कर सकते हैं जब पाकिस्तान बार-बार हमारे तरफ आतंकवादी भेजेगा तो? क्या हम वहाँ पे अहिंसक रह पाएँगे? तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, गांधी एक आदर्श अवस्था की बात करते हैं। गांधी एक ऐसी अवस्था की बात करते हैं जो राम राज्य वाली अवस्था है। और अगर हम ये कहें कि गांधी के विचार जो हैं वो काल्पनिक हैं या यूटोपियन हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो राम राज्य की जो संकल्पना है या जो राम की संकल्पना है वो भी काल्पनिक है। मैं तो इस बात से नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आज हम भारत को उस राम राज्य की तरह नहीं बना पा रहे हैं, हमारे जो भी उसके पीछे कारण हो। लेकिन कहीं न कहीं इनके जो विचार हैं, वो प्रासंगिक हैं। चाहे आप इनके आर्थिक विचारों को ले लें, जैसे आज के कोविड के टाइम में अगर हम गांधी के डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, तो वो बहुत प्रासंगिक हमको दिखता है। और हमें लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम उस डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ें, कुटीर उद्योग की तरफ बढ़ें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ें, तो शायद कहीं न कहीं हम इस कोविड के टाइम में होने वाले माइग्रेशन जैसी समस्याओं से हम शायद बच सकते हैं। इसी तरीके से सावरकर के भी जो आर्थिक विचार हैं, वो कहीं बहुत रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा उनका महत्व है। तो ये यूटोपियन नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक मजबूरियाँ हैं, वो कहीं न कहीं हमें इनको फ़ॉलो करने पर फ़ॉलो नहीं कर पाने के लिए हमें एक तरीके से मजबूर कर रही हैं और ये इसके लिए एक कारण है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कुछ मामलों में गांधी जी जो थे, मैं जी शब्द सावरकर के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं जी शब्द गांधी के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों को ही एक मतलब एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ और एक इतिहास का छात्र होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि दोनों का अपना ऐतिहासिक एक महत्व है। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि गांधी के जो विचार हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता को लेकर के हों या जो जाति को लेकर के हों, उनका थोड़ा-सा रिलेवेंस आज के टाइम में थोड़ा-सा कम है। कम इस टाइम है क्योंकि हम सांप्रदायिकता के प्रश्न को आज हम गांधी के सिद्धांतों से नहीं हल कर सकते हैं। या हम गांधी के अहिंसा पे चल कर के पाकिस्तान को डील नहीं कर सकते हैं या गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पे चल के हम चाइना को डील नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो उनके अहिंसा के जो सिद्धांत हैं या जो उनके जो सांप्रदायिकता के जो सिद्धांत हैं, वो कहीं न कहीं आज के समय में अपने महत्व को थोड़ा-सा कम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वैसे माहौल बनाए जा सकें, अगर हम अपने पड़ोसियों को भी गांधी के सिद्धांतों को मानने पर मजबूर कर सकें, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि नहीं हम गांधी के विचार जो यूटोपियन नहीं है। लेकिन हाँ, अभी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि शायद ये कहना कि गांधी के विचार यूटोपियन हैं, तो कुछ अपवादों को देखते हुए हमें थोड़ा बहुत इसी को स्वीकार करना पड़ भी जाता है। अगर हम समकालीन राजनीति में गांधी और सावरकर के विचारों के प्रासंगिकता को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तर सावरकर कुछ विषयों को बहुत सैद्धांतिक रूप में बहुत यथार्थवादी होकर के समझ पाए, जैसे सांप्रदायिकता के प्रश्न को समझ पाए या हिंदू जैसे मैं बीएचयू में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो
मुझे ये कहा गया, मुझे वहाँ पर एक एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कांग्रेस ने अब आज़ादी के बाद से भारत में सबसे ज़्यादा अपीजमेंट का काम किया और हिंदू संस्कृति को खत्म करने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो कांग्रेस का रहा। चाहे वो ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देकर के भारत को खुद तो सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर किस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट और क्रिश्चियन अपीजमेंट का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, उसने हिंदू संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और मुझे लगता है कि आज की जो सरकार है, आज की जो सरकार कार्य कर रही है, वो भारत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, उस पर कार्य कर रही है। उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस लेकर के बात कर रही है। हम राम मंदिर के निर्माण के लिए हम जाकर के अरब में नहीं बनाएंगे राम मंदिर, हमको अयोध्या में ही राम मंदिर बनाना होगा। तो हम उसमें लिबरल नहीं हो सकते हैं। वो हमारी जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हमको देखना ही पड़ेगा। वहाँ पे हमारी वो लिबरल थिंकिंग नहीं चल पाएगी। और एक जो अपना लास्ट बिंदु है, वो मैं अपने विचार रखना चाहूंगा भारतीय इतिहास लेखन की समस्याओं पे। हम ये देखते हैं कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन जो रहा है, वो बड़ा धुलमुल टाइप का रहा है। हमने भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास को कांग्रेस का इतिहास कर दिया है। वो कांग्रेस का ही इतिहास रहा है। वो चाहे उसमें नेहरू को हम फोर फ्रंट पे रखते हो, चाहे गांधी को फोर फ्रंट पे रखते हो, या अन्य जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो लीडर हैं उनको हम फोर फ्रंट पे रखते हो। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, लेकिन उनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में कांग्रेस लाने का उसने प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू महासभा से और हिंदू दर्शन से जुड़े हुए थे। तो ये समस्याएं हैं कि और सिर्फ यही नहीं किया गया भारतीय इतिहास लेखन के द्वारा कि सिर्फ हिंदू जो सेंटिमेंट है उसको ऑप्रेस करने का या उसको लाइमलाइट में नहीं आने देने का प्रयास किया गया, बल्कि साथ ही साथ जो अन्य जो महत्व के जो भारतीय इतिहास के महत्व के जो विचार हैं, चाहे वो हम भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा है सिख धर्म के गुरुओं का, उसको नहीं बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश की गई। भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट एक लीडरशिप रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि गांधी दे दी आजादी बिना ढलक खड़क बिना ढाल, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ गांधी ने आजादी नहीं दे दी, नो डाउट वो एक इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत की आजादी के लिए सिख धर्म के गुरुओं ने भी अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने भी एक तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स रहे हैं, चाहे वो हम बात कर लें, भगत सिंह की बात कर लें, या सुखदेव की बात कर लें, या चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, इनका भी योगदान रहा है। या अभी हम इधर नॉर्थ में देखते हैं कि लचित बरफुकन जो इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं एक सुन रहा था कि रिसेंटली एक वक्तव्य सुन रहा था, इसमें कहा गया कि जिस तरीके से उधर महाराष्ट्र में योगदान है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसी तरीके से आसाम के इतिहास में योगदान है लचित बरफुकन का। तो वो उनको आने नहीं दिया गया मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में। और मुझे लगता है कि जो अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया को लेकर के जो पूरी श्रृंखला शुरू की गई, वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है भारत के उन गुमनाम हीरो को या उन गुमनाम लोगों को लाने में मेन इतिहास में। और मैं भी अपने यहाँ पे एक ऐसा सेमिनार आयोजित करने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि उन गुमनाम हीरो पर ही हो, जिनको कि हम मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में एक योगदान दिला सकें। तो ये मेरा आज का वक्तव्य रहा है। मैं बहुत कम जानकारी के साथ आप लोगों के सामने, बहुत छोटा विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों के सामने आया हूँ। उम्मीद है कि कुछ मैंने व्यवस्थित करने का कोशिश किया होगा। बाकी आप लोगों के अगर विचार हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सबको दिखाई दीजिए। लाइव प्रसारण भी है, वो तो कनेक्टिविटी की कुछ गड़बड़ी थी। यह आपका बड़प्पन है कि आपने कहा मैं छोटा विद्यार्थी हूँ। आपने इतिहासकार के रूप में ऐतिहासिक दृष्टि से अतीत की जो शल्य क्रिया की है अत्यंत निर्ममता से की है, और निर्मम इतिहासकार को होना ही चाहिए। यही निर्ममता की भूल है कि हमारा जो आधुनिक इतिहास है वो लगातार डिरेल होता रहा। भारत का जो आधुनिक लेखक, कभी राष्ट्रवादियों को उसमें स्थान नहीं मिल पाया, और इसकी पीड़ा की आपने अभिव्यक्ति की है। गांधी और सावरकर की अंतर्दृष्टि को लेकर के आपने बिल्कुल सही तुलना की है। सावरकर अंतरजातीय विवाहों के समर्थक थे, भारत में जाति प्रथा के समापन के
पक्ष में थे और स्वतंत्रता के अपराजय योद्धा थे और वीर थे। वीर सावरकर उन्हें कहते भी हैं, लेकिन गांधी के या किसी के अवदान को राष्ट्र के लिए कम नहीं किया जा सकता है। उनके कहीं बहुत अच्छे तत्व हैं जो राष्ट्र को स्पंदित करते हैं, और कहीं ऐसी ऐसी स्थिति आई जैसे लाहौर जल रहा था, उस पर एक शब्द भी गांधी ने नहीं बोला। लेकिन कुछ ऐसे शाश्वत तत्व थे, जैसे गांधी ने जातिवाद का उग्रता से विरोध नहीं किया जो सावरकर और अंबेडकर किया करते थे, और सावरकर और अंबेडकर एक ही विचार दृष्टि के, और लोहिया भी उसी में जुड़ जाते हैं। वो तो अंतर राष्ट्रीय विवाहों की बात करने लगते हैं। लेकिन जो मूल स्वर है कि जितना जातिवाद का विरोध किया गया, जातिवाद उतना सघन होता गया, क्योंकि उसका सांस्कृतिककरण नहीं हो पा रहा था। सांस्कृतिककरण इसलिए नहीं हो पा रहा था कि जो जाति की व्यंजना थी, जो जाति की धमक थी, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय जाति की एक विशेषता है कि वह अपने से एक निम्न जाति ढूंढ लेती है, और अपने हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य संवेदना के विकास में प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि भारतीय ज्ञात भारत के इतिहास में दो संविधान है, एक संविधान अंबेडकर का है और एक संविधान मनु का है। मनु के संविधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं है, लेकिन अंबेडकर के संविधान में मनु के लिए स्थान है। यह जो तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है, और राष्ट्रवाद एक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है, लेकिन गांधी वहां पर सही हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जाति को ज्यादा मत छेड़ो, वर्ण को और जाति को बने रहने दो। आज की परिस्थितियां में राजनीति के रूप में जाति इतनी जटिल हो गई है जिसको अब तोड़ना असंभव सा है। बहुत आंदोलन चला, जनेऊ तोड़ो, क्या हुआ? जनेऊ तोड़ो सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि उसका सांस्कृतिककरण नहीं हुआ। तो आपने इन दोनों बिंदुओं को एक साथ छुआ, स्पर्श किया। गांधी की बड़ी निर्ममता से, जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जिस तरह करते हैं, उस तरह आपने किया है कि इतिहासकार की जो संतुलित समावेशी दृष्टि है, उसका आपने पूर्ण तन्मयता से, गंभीरता से उसका निर्वचन किया है, विवेचन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है। वह बहुत ही अद्भुत है, अतुलनीय है, और आपने हर विषय को छुआ। गांधी को पुण्य भूमि और पितृभूमि में अंतर किया। लोहिया एक जगह लिखते हैं कि जिस तरह माता से मातृत्व है, पिता से पितृत्व है, उसी तरह हिंदू से हिंदुत्व है, स्पष्ट लिखते हैं। और वो कहते हैं कि वो भी वैसे ही कहते हैं, और यहाँ सावरकर, लोहिया और अंबेडकर एक दृष्टि में दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम हार्मनी तभी आ सकती है जब देश का मुसलमान बाबर को आक्रांता मानेगा और देश का हिंदू रजिया और रसखान को अपना मानेगा। तो ये अपनी अपनी अंतर्दृष्टि थी, और उस अंतर्दृष्टि का आपने एक इतिहासकार के रूप में बड़ी गंभीरता से, सूक्ष्मता से उसका अनुशीलन भी किया है, उसका विश्लेषण भी किया है, और सामान्य जन तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया था। लाइव फेसबुक पर प्रसारण हो रहा था, और इस पे हजारों लोग जुड़े हुए देख रहे थे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे छोटे भाई हैं, और हम लोग, शारदानंद तिवारी जी भी इस पर जुड़े हुए हैं। हम लोग एक ही जनपद से आते हैं, और जनपद की अपनी तासीर है। मैं क्षेत्रीयता और जनपदीयता में नहीं आता हूं, लेकिन उस माटी में है। उस माटी से कुबेरनाथ राय का लालित्य, जिसका कोई सानी और सामर्थ्य नहीं है भारत के इतिहास साहित्य में। डॉक्टर विवेकी राय की भूमि, सरजू पांडे की भूमि, उस भूमिका से ही वह प्रखर वाणी आज प्रवाहित हुई है, और अरुणाचल विश्वविद्यालय में वो मुखरित हो रही है, और शिक्षा में जो सांस्कृतिक दृष्टि है उसका भरपूर प्रचार और प्रसार भी पूर्वोत्तर भारत में कर रही है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने अनेक बिंदुओं को छुआ है, और उसके लिए यह लोक पहल परिवार आपका अभिनंदन करता है। और विशेष रूप से एक विद्वान के रूप में आपने जो अपने वक्तव्य दिए हैं, और इतने बड़े कसे हुए अंदाज में, बिल्कुल प्रासंगिकता के साथ, तार्किकता के साथ, और उसमें जो सन सीक्वेंस था वो अभूतपूर्व था। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं
लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और इसके लिए आप ही के विषय के आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास विभाग से मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भावेश जी को। भावेश जी द्विवेदी। धन्यवाद अखिलेश सर। ये लोक पहल के द्वारा जो निरंतर ये परिचर्चा माला का आयोजन हो रहा है, उसकी आज की कड़ी में भारतीय राष्ट्रवाद, सावरकर और गांधी की अंतर्दृष्टि विषय पर अरुणाचल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित तिवारी जी अपने विचारों को हमारे बीच में प्रकट कर रहे थे और उनका पाठ्य सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों के पास गया सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन के पूर्व कुछ बातें हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो ये सोच रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ कि वो इसमें जुड़ गया और उसने आपके विचारों को सुना, क्योंकि आपने जो शुरुआत किया, गांधी धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन और सावरकर राष्ट्रवाद का चैंपियन, ये जो शुरुआत थी वो ही इतनी रोचक थी कि आगे जो जैसे जैसे आपका उद्बोधन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की रुचि बढ़ती। राष्ट्रवाद को लेकर एक इतिहासकार के दृष्टिकोण से आपने ओरिएंटलिस्ट विचारक, आधुनिक विचारक, उसको यूरोप के घटनाओं के साथ जोड़ना, कैम्ब्रिज स्कूल और मार्क्सवाद से को इतर जो भारत के इतिहास की वास्तविकता है, जो उसकी राष्ट्रवाद, जो उसकी आप कह सकते हैं कि हर भारतीय की अंतरात्मा में बसने वाली जो भावना है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया। धार्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत में पहले से था। बहुत ही मजबूती के साथ आपने अपने शब्दों से इस तथ्य को और ज्यादा समृद्ध किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। सबसे बड़ी बात कि गांधी ने सांप्रदायिकता को किस दृष्टिकोण से देखा और वीर सावरकर ने सांप्रदायिकता को लेकर क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, ये एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं कि धारामय रूप में आपने इसका वर्णन किया, क्योंकि सांप्रदायिकता हमेशा से एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है भारत में। और उसमें जब गांधी और सावरकर की बात हो तो निस्संदेह रूप से हर व्यक्ति उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहता है कि गांधी का क्या दृष्टिकोण और सावरकर का क्या दृष्टिकोण। सावरकर के जीवन को जन्म से 1911 तक की घटनाएं और फिर 1911 से 1937 तक की घटनाएं, फिर 1937 से लेकर उनके जीवन के अंत तक की घटनाओं को जिस तरीके से आपने वर्गीकृत किया, ये वर्गीकरण बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सावरकर को पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनके इस जीवन परिचय को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कब हिंदू महासभा में वो जा रहे हैं, कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो वैचारिकता है उस वैचारिकता को वो कब अपना रहे हैं, और उसके पहले 1911 से 1937 के बीच में किस प्रकार से सक्रिय राजनीति में आना, सामाजिक कार्यों और जाति प्रथा इत्यादि के संबंध में उनके जो विचार थे, उनको लेकर जो बातें थी, वो आपने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में हमारे बीच में रखा। सबसे मुख्य चीज कि गांधी और सावरकर का जो तुलनात्मक अध्ययन आपने तुलनात्मक जो आपने वर्णन किया धर्म पर और उसके बाद राष्ट्रवाद पर और उसके साथ ही साथ पुण्य भूमि और कर्म भूमि, इस पर जो आपके विचार थे, उन विचारों को सुनकर यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक श्रोता गदगद हो गया होगा, क्योंकि इतने स्पष्ट शब्दों में, इतने कम शब्दों में, धारामय रूप में इस गूढ़ और इस बड़े ही गंभीर विषय को सबके बीच में प्रस्तुत कर पाना, ये सबके लिए संभव नहीं हो सकता। जाति प्रथा को लेकर गांधी और सावरकर की विचारधारा, और सबसे बड़ी बात की जो एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है सावरकर का हिंदुत्व, तो उस हिंदुत्व को आपने जिस तरीके से वर्णन किया, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसका लार्जर स्केल पर जाके उसको, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और वीर सावरकर की विचारधारा जाति प्रथा को लेकर, समाज को लेकर, हिंदुत्व को लेकर क्या थी, इसका जो आपने हमारे बीच में जो इसका आपने विवेचना किया, ये एक अतुलनीय विवेचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं पूरी लोक पहल की ओर से आपका हाथ जोड़कर बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और हमारे सभी श्रोताओं
और जो विद्वान इससे जुड़े आज, उन सब के बीच में गांधी और सावरकर को लेकर विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर जो विचार हैं वो आपने बड़े ही स्पष्ट रूप से हमारे बीच में रखा। इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद। लोक पहल को साकार रूप प्रदान करने वाले प्रोफेसर आलोक चौहान सर को, प्रोफेसर संतोष सिंह सर को, डॉक्टर वीके सिंह सर, आनंद पाथर्डीकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमेशा अपने ओजपूर्ण व्यक्तित्व और भाषा से लोक पहल का संचालन करने के लिए, विषयों को प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर, आशुतोष सिंह तोमर जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं श्री आयुष त्यागी जी, आप सभी को मैं पूरे लोक पहल की ओर से, हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी। पुण्य भूमि और पवित्र भूमि की चर्चा की, गांधी की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। लघु और कुटीर उद्योग में, आर्थिकता में अगर लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल होगा तो वो गांधी की ही दृष्टि है। और अगर चीन और डोकलाम पर, अरुणाचल के तवांग पर और पाकिस्तान को और दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना है तो सावरकर की दृष्टि ही अजेय है। तो सावरकर भी प्रासंगिक, गांधी भी प्रासंगिक। गांधी की जो कमियां हैं उसकी निर्ममता से आलोचना भी होनी चाहिए और हो भी रही है। और इतिहासकार, जो युवा इतिहासकार हैं, आप भावेश जी जैसे, डॉक्टर अमित जी जैसे, वो लोग उस पर लिखें, चिंतन करें, मनन करें और भारत की चित्त और चेतना में सत्य का उद्घाटन करें, सत्य को समर्पित करें राष्ट्र के लिए। यही हमारा याज्ञिक का अनुष्ठान और उसकी आहुति होगी। इस सब के लिए भावेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा, अमित जी हमारे छोटे भाई हैं, जनपद से हैं और गाजीपुर से एक बड़े तरुण, तेजस्वी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रखर स्वयंसेवक, द्वितीय वर्ग स्वयंसेवक शारदानंद तिवारी जी भी आज जुड़े हुए थे। और जो ताजपुर देहमा के रहने वाले हैं और स्वदेशी जागरण मंच के संघर्ष वाहिनी के प्रदेश प्रमुख रहे हैं, ये सभी लोग जुड़े लोक पहल की इस आभासी मंच को सजाने के लिए। जो डॉक्टर वीके सिंह के नेतृत्व में, संयोजकत्व में यह याज्ञिक अनुष्ठान चल रहा है, अपनी लगातार निरंतरता बनाए हुए है। उसमें डॉक्टर अमित जी जैसे प्रखर वक्ता आए हैं और इतिहास के चिंतक विचारक आए हैं। और हम आशा करेंगे कि लोक पहल जब भी आपसे अपेक्षा करेगा, आप अपना सारस्वत उद्बोधन देंगे। आज का उद्बोधन अत्यंत सारगर्भित और बहुत महत्व का था। इसको हम लोग 5 लाख में तो हम आसानी से चले जाते हैं, लेकिन आज का उद्बोधन ये 10 लाख के बीच जाएगा और भारत में नव चेतना का संचार करेगा। आपका लोक पहल के तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अपने हैं और अपने को बहुत धन्यवाद देते हुए, औपचारिकता और कृत्रिमता लगता है, प्रतीत होता है, तो हम उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मन प्रसन्न है, मेरा चित्त प्रसन्न है। तो प्रसन्नता की एक नैसर्गिक अभिव्यक्ति हो ही जाती है। इस आभासी मंच को सजाने के लिए मैं श्रीमान आयुष जी भाई साहब का, त्यागी जी का बहुत बहुत आभार करूंगा। ये जो विभिन्न सोशल मीडिया पर आज वो लाइव प्रसारण हो रहा है, जूम की रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर जाएगा, उसके लिए आयुष जी त्यागी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। निसंकोच, अनवरत इसमें अपनी आहुति निस्वार्थ दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक चौहान सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में यह मीडिया का काम, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का काम आगे बढ़ रहा है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे, प्रखरता से राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनमें जिजीविषा की शक्ति वही है जो सावरकर की शक्ति है। आप सबको, सभी श्रोताओं को, सभी विद्यार्थियों को, अकादमिक जगत से जुड़े हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अमित जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत आत्मीय आभार आपके लिए। और आप अब लिफ्ट कर सकते हैं। आयुष जी, अब आप कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मुझे अवसर देने के लिए। आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्नेह और प्रेम आपके साथ हमेशा रहेगा। आप अपने हैं, हम लोग बिछुड़े थे, जुड़ गए। आयुष जी, कार्यक्रम समाप्त कर दीजिए।
अब आप अमित जी लेफ्ट कर जाइए, किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी इसको बंद कराता हूँ।